गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा आईएएस एकेडमी। डियर, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हिस्ट्री का। हम यहाँ पे हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और हिस्ट्री के अंदर हम हिस्ट्री को डिवीजन करेंगे, 3 पार्ट में हिस्ट्री डिवीजन होती है। पहला होता है हमारा, यानी हमारा जो इतिहास होता है उसको 3 पार्ट में डिवीजन करते हैं। एक होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम प्री हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है प्राक इतिहास। और ये प्राक इतिहास है क्या? प्राक इतिहास वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसका हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, यानी सिर्फ हमें एक्सकेवेशन, खुदाई से जो चीजें मिली है उसके आधार पर हम इसे स्टडी करते हैं विद नो रिटर्न रिकॉर्ड। विद नो रिटर्न रिकॉर्ड, हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं है, इसका कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है। क्या मिला है? केवल हमें यहाँ से खुदाई से चीजें मिली है। खुदाई से क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं हमें। खुदाई से क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं हमें। ये हमारी प्री हिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाती है प्रोटो हिस्ट्री। क्या होगी? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री है जिसके अंदर हमें रिटर्न रिकॉर्ड तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसमें क्या मिला है? रिटर्न रिकॉर्ड मिला है, रिटर्न रिकॉर्ड मिला है, बट नॉट डिसाइफर्ड, कि हमारा पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर जी, समझ में आया। और तीसरा हो जाता है आपका हिस्टोरिक पीरियड। क्या हो जाएगा? हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल क्या है? जिसमें हमारा रिटर्न रिकॉर्ड मिला भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है, यानी कि विद रिटर्न रिकॉर्ड एंड डिसाइफर्ड, और इसको पढ़ा भी जा सका है। कंसेप्ट क्लियर, समझ में आया। अब इस पीरियड में आ क्या जाएगा? अगर मैं प्री हिस्ट्री की बात बोलती हूँ, किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्री हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। तो प्री हिस्ट्री के अंदर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर अंदर बॉक्स के अंदर से जाएगा, ठीक है। प्री हिस्ट्री के अंदर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर इसके अंदर क्या मिला है हमारा? ये पीरियड ऑफ टाइम है जब से धरती बनी है, तब से लेके और कितने साल तक जाएगा? ये जाएगा 9000 ईयर तक। कहां तक जाएगा? 9000। हम मान के चलेंगे अगर हमारी धरती की जो एज है, हमारी जो धरती की एज है वो है आपकी 460 करोड़ साल पुरानी। तब से धरती बननी शुरू हुई थी, लेकिन जीवन तब से शुरू नहीं हुआ है। हम लगभग इसे मानेंगे 5 लाख ईयर बिफोर, जब धरती पे इंसान का प्रादुर्भाव हुआ, तब से लेके 5 लाख से लेके 9000 का जो पीरियड ऑफ टाइम है वो हम क्या कंसीडर करेंगे? यहीं पर आ जाएगा हमारा। किस पीरियड में? क्योंकि यहाँ पर जो इंसान था वो स्टोन को यूटिलाइज कर रहा था। यहाँ पर हिम मानव की हम बात करते हैं, आइस एज की हम बात करेंगे। सबसे पहली जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी आइस एज, फिर आ जाएगी आपकी स्टोन एज, जहां इंसान ने स्टोन को इस्तेमाल करना शुरू किया। और स्टोन को ही बोला जाता है लिथिक। क्या बोला जाता है? लिथिक बोला जाता है स्टोन को, है ना। लिथिक इज अ ग्रीक वर्ड जिसको बोला जाएगा स्टोन। तो इस स्टोन को यूटिलाइज किया गया, इसीलिए इसे स्टोन एज बोला जाता है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर जो एज आ जाएंगी वो आ जाएगी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। क्लियर जी। इसी नियोलिथिक, यहां तक क्या ये लोग लिथिक यानी स्टोन का यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी लिथिक एज के खत्म होते होते नियोलिथिक एज के अंदर यहां पर इंसान ने कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू कर लिया। कॉपर के बारे में यानी तांबे के बारे में पता चला, तो यहीं से आ जाता है चालकोलिथिक एज। क्या आ जाएगा? चालकोलिथिक एज। किसमें? नियोलिथिक में। और नियोलिथिक में ही जो इंसान था उसने रहना शुरू कर दिया था। यहाँ पर क्या कर दिया था? रहना, सेटलमेंट शुरू हो गया। और इन्होंने क्या किया? यहाँ तक ये लोग केव में पिक्चर बना रहे थे, जबकि इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, एक लिपि बनानी शुरू करी, जिसे बोला जाता है, इस स्टडी को बोला जाता है ब्रोस्टोफेडन। इसको लिखना शुरू करा। और यहाँ पर जिस पीरियड ऑफ टाइम में नियोलिथिक के अंदर, उस पीरियड ऑफ टाइम पे जहाँ पे इंसान ने रहना शुरू करा, एक साथ जुड़ना शुरू करा, इसको बोला जाता है सिविलाइजेशन या सभ्यताओं का प्रादुर्भाव। और इसमें जो सबसे पहली सभ्यता आ जाती है वो आ जाती है आईवीसी। और आईवीसी ने अपनी स्क्रिप्ट निकाली, हालांकि ये स्क्रिप्ट आज तक भी डिसाइफर्ड नहीं है। इसीलिए जो प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? आईवीसी की जो एज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? यहाँ पर वो आ जाएगी आपकी प्रोटो हिस्ट्री के अंदर। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा जब यहाँ पर आईवीसी खत्म हो जाती है तो हमारे यहाँ पे आर्यंस का अटैक होता है।
इसी पीरियड ऑफ टाइम पे ये माना जाता है, इसी पीरियड ऑफ टाइम पे ये माना जाता है कि वेद प्रादुर्भाव हुए। जो हमारे वेद है ना 4, ऐसा माना जाता है वेद अपौरुषीय हैं। ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे, अब है ना, सारा एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगी। अपौरुषीय का मतलब होता है पुरुषों के द्वारा निर्मित नहीं है। तो इस समय पर वेदास आए और इसी को, इसी वाली हिस्टोरिक पीरियड के अंदर जहां पर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड मिल जाता है, उसको हम 3 पार्ट में डिवीजन कर देते हैं। सबसे पहला आ जाता है एंशिएंट। क्या आ जाएगा सबसे पहले? एंशिएंट यानी प्राचीन काल। प्राचीन काल क्या हो जाएगा? जिसके अंदर वेदास आए, जिसके अंदर धर्म आ गए, जिसके अंदर आपकी वंश आ जाएंगी भारत के अंदर, जिसके अंदर मगध आ जाएगा, वो पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? एंशिएंट। जिस समय पर हमारे यहाँ पर मिडिल ईस्ट से अटैक होने शुरू होते हैं, सबसे पहले किसका होगा? मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। वो अटैक का टाइम जो आ जाएगा उसको हम बोलेंगे मेडाइवल। क्या बोलेंगे? मेडिवल बोलेंगे। और मेडिवल के अंदर क्या आ जाएगा बेसिकली कि सारे, जिसे हम बोलेंगे मध्यकालीन भारत। और मेडिवल के अंदर क्या आ जाएगा? सारे तुम्हारे अटैक आ जाएंगे। इसके अंदर आपका मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा, उसके बाद अलप्तगीन आ जाएगा, सुबक्तगीन आ जाएगा, गजनवी आ जाएगा, गौरी आ जाएगा। गौरी फिर छोड़ के जाएगा अपने सिपे सलार को, और उनके साथ यहाँ पर आ जाएगी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश आ जाएगा, खिलजी वंश आ जाएगा, आपका सैयद वंश आ जाएगा, तुगलक वंश आ जाएगा, लोधी वंश आ जाएगा। जब लोधी वंश लास्ट में आएगा तो इसी समय पर बाबर को इनवाइट किया जाएगा और यहाँ पर भारत के अंदर आ जाएगा आपका मुगल। तो ये सारा का सारा जो टाइम चला वो कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है? मेडाइवल है। समझ में आ गया? क्लियर है? मध्यकालीन भारत है। और तीसरा, अब जिस समय पर भारत के अंदर ब्रिटिशर्स आने शुरू होते हैं, सबसे पहले पोर्टुगीज आएंगे 1498 के अंदर, उसके बाद कौन आ जाएंगे? आपके ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, लगभग 100 साल बाद ही आएंगे, 1600 में आएंगे। 1600 से लेके 1757 तक, क्योंकि 1600 में अंग्रेज आ गए, व्यापार चल रहा है, तो हम उसको मॉडर्न इरा बोल सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन भारत के अंदर। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी सभ्यताओं के अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ है। लेकिन हम 1757 की प्लासी के युद्ध से, जहां पर अंग्रेजों का शासन, पॉलिटिकल प्रभुत्व होना शुरू हुआ, उसको मॉडर्न पीरियड लेना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर अंग्रेजों की बात करें तो 1600 में ये आ जाते हैं। लेकिन इस पीरियड ऑफ टाइम में मुगलों का कंट्रोल था। मुगलों का कंट्रोल कहाँ खत्म होगा? 1757 के बाद, जब लेटर मुगल होंगे। तो हम जो मॉडर्न पीरियड बोलेंगे, तो मॉडर्न पीरियड कब आ जाएगा? मॉडर्न पीरियड आ जाएगा 1757 के बाद से लेकर 1947 तक। तो एक हो गया जब तक भारत आजाद हुआ, और आज खड़े हुए हम 2024 के अंदर। तो ये सब किस में आ जाएगा? ये सब हिस्ट्री के मॉडर्न में आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर? तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग कि हिस्ट्री के अंदर प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। हिस्टोरिक को फिर हमने 3 पार्ट में कर दिया, एंशिएंट में कर दिया, मेडाइवल में कर दिया, मॉडर्न में। आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री को कितने पीरियड में, तो प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को फिर हम सब डिवीजन करेंगे एंशिएंट में, मेडाइवल में और मॉडर्न में। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अभी इसको समझने के लिए एक और चीज आपने समझनी है। क्या? हमारी जो टाइमलाइन होती है, तुम्हें हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद करना है? हिस्ट्री में याद रखना कि अगर तुम सोचते हो एक डायनेस्टी के सारे रूलर आप याद कर लो, तो वो ऐसा नहीं है कि सबके याद करोगे। कहां तक याद करोगे? दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी 5 डायनेस्टी आ जाती है, मुगल डायनेस्टी इतनी सारी आ जाती है, मराठा आ जाएंगे आपके, है ना, बहुत सारी आपकी सदन की आपकी डायनेस्टी आ जाती है। तो क्या वो याद नहीं की जा सकती? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं किया जा सकता। पहले, सबसे पहले आपको बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप उसमें एंट्री करते चले जाओ, पढ़ो ध्यान से, धीरे धीरे फिर एक एक करके उसमें एडिशन करते चले जाओ। तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी टाइमलाइन। टाइमलाइन को 2 हिस्सों में बांट देंगे। हम टाइमलाइन को पहले जो मानते थे, इसको हम जीरो इरा मान के चलते थे, है ना। तो जीरो से पहले और जीरो के बाद, जीरो से पहले को पहले बोला जाता था बिफोर क्राइस्ट, BC, और बाद वाले को जो अभी हमें उसको बोला जाता था AD एनो डोमिनी। बट इट हैज बीन चेंज। अब इसको जो बोला जाता है जीरो को, क्यों? उसका रीजन है कि आखिर इन नामों को चेंज क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे इस्लाम के उदय और आपके पूरी दुनिया के अंदर और बुद्ध के जन्म को लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस थे कि क्रिश्चियनिटी, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट का मतलब हो गया क्रिश्चियनिटी को ही सुपरलेटिव डिग्री में रख दिया उन्होंने, कि क्राइस्ट के जन्म से लेके पूरी दुनिया के टाइम को डिवीजन किया जा रहा है। अलग अलग कंट्री ने इसका प्रतिवाद किया, तो इस वजह से इसको चेंज किया गया UNGA के अंदर। और अब इसको जो बोला जाता है, इसको बिफोर क्राइस्ट ना बोलकर इसको बोला जाता है कॉमन एरा, या कॉमन, है ना, इसको कॉमन बोला जाता है, कॉमन एरा। इसके बाद के जितने भी हो जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा? कॉमन एरा। क्लियर? और इससे पहले वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा BCE, बिफोर कॉमन एरा। तो अब आप BCE के लिए क्या यूज करते हो? बिफोर कॉमन एरा। और AD के लिए क्या यूज करते हो? कॉमन एरा। कंसेप्ट क्लियर है? तो पेपर के अंदर अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जीरो से पहले है और ये जीरो के बाद है। अब कंसेप्ट दूसरा समझना है।
जीरो से जितना आप दूर होते चले जाओगे, यहां से आप क्या है, सपोज करो हम यहां पर कह रहे हैं कि 200, यहां पर है कि 261 के अंदर कलिंग वॉर होती है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं 583 की बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं 1000 साल की बात करते हैं, यहां हम बात कर रहे हैं 5 लाख साल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा, 1 जो आएगा वो जीरो के पास आ जाएगा, है ना। यानी इसकी 1 शताब्दी जो हो जाएगी वो 1 BCE हो जाएगी, और यहां पर जो आएगा यहां पर फिर 1 CE आ जाएगा। क्लियर है। 1 CE के अंदर क्या हो रहा है, जो आपके अटैकर्स आ रहे हैं, कौन से आ जाएंगे, कुशान आ जाएंगे। आप यहाँ पर जो अटैकर्स आएंगे वो आ जाएंगे, पार्थियंस आ जाएंगे, सीथियंस आ जाएंगे, कुशानाज आ जाएंगे, ये सब अटैक आएंगे आपकी। एक एक करके अभी हम धीरे धीरे समझेंगे आगे हमें कहाँ तक जाना है। हमने हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली जो चीज देखी कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, 2 सोर्सेज हैं। पहला ऐतिहासिक सोर्स है और दूसरा आपका यानी एक्सकेवेटरी या पुरातात्विक स्रोत है, और दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत है, लिटरेरी सोर्स है। सेकेंड, हमने देखा कि हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में हमने डिवीजन कर लिया। किस किस पार्ट में किया, प्री हिस्ट्री कर दिया, प्रोटो हिस्ट्री कर दिया और हिस्टोरिक कर लिया। अब प्री हिस्ट्री के अंदर हम ये देख रहे हैं कि आखिर दुनिया का जो प्रादुर्भाव हुआ, दुनिया जो हुई, जो हमारा लिथिक एज है या आइस एज है, उसकी शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, किस तरीके से हुई और क्या क्या वहां पर टूल यूटिलाइज करते थे। देखो, जब हम पैलियोलिथिक की एज की बात करते हैं, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्ली मैन की, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं। अब एंशिएंट में सब कुछ एंशिएंट आ गया पूरा, कहाँ तक है, वेदों वाला जो आ रहा है ना सारा सारा, वो सब एंशिएंट इंडिया में ले रहे हैं। हम लिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्लियर है। प्री हिस्ट्री के अंदर अर्लियर मैन के फोसिल से हमें पता चलता है केवल कि हम सबसे पहले कहां पर हुए, सबसे पहले हम अफ्रीका में दिखाई दिए थे 2.6 मिलियन ईयर्स बिफोर। मिलियंस में 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो अब निकाल लेना इसे के बैक में। एंड देयर इज नो सच एविडेंस इन इंडिया, भारत के अंदर इसका कोई भी एविडेंस नहीं देखने के लिए मिलता है। भारत के अंदर सबसे पहले जो एविडेंस हमें देखने के लिए मिलता है वो बोरी महाराष्ट्र के अंदर दिखता है कि इंडिया क्या हुआ है, प्रादुर्भाव किसका हुआ है। बेसिकली महाराष्ट्र के बोरी के अंदर पहली बार अर्ली ह्यूमन दिखाई दिया है 1.4 मिलियन ईयर एगो। दुनिया में कहां दिखाई दिया है, अफ्रीका में। कब दिखाई दिया है, 2.6 मिलियन। ठीक है। भारत में कहां दिखाई दिया है, महाराष्ट्र के अंदर। कब दिखाई दिया है, 1.4 मिलियन। कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने आपको कल जो टॉपिक कराया था उसके अंदर मैंने होमोनिड के बारे में, होमो हैबिलस के बारे में, होमो पिथेकस के बारे में, होमो इरेक्टस के बारे में, होमो इरेक्टस और होमो पिथेकस, उसके बाद होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में कल मैं आपको करा चुकी हूँ। इसकी वीडियो भी बननी नहीं है, अपलोड नहीं हुई है, तो हम बना के जल्दी इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा यहां पर, अगर हम बात करते हैं करंट का जो इंसान है उसको हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस वो इंसान था जिसने अपने ब्रेन को यूटिलाइज करना शुरू करा, जिसने एक सेटलमेंट करना शुरू करा है, उनको हम होमो सेपियंस कहते हैं। और होमो सेपियंस जो सबसे पहले दिखाई दिया वो लगभग 2 लाख साल पहले दिखाई दिया और भारत के अंदर 70,000 साल पहले दिखाई दिया। ये कौन से हैं, ये IVC वाले हम कह रहे हैं, जिसके अंदर इंसान ने क्या रिहाइज करना शुरू कर लिया था। कब किया उन्होंने, लगभग जो IVC आती है वो आती है 2750, और ये कब की बात करें, ये करें 70,000। ये किसकी बात करें, हिम मानव की बात करें कि इंसान ने उस समय पर केव के अंदर रहना शुरू कर दिया था, फूड को वो इकट्ठा करके रखना शुरू कर दिया था। जानवर जो होता है वो कभी फूड को इकट्ठा नहीं करता, चींटी करती है, छोटे इंसेक्ट करते हैं, लेकिन बड़े जो जानवर, हाथी क्या इकट्ठा करता है, नहीं इकट्ठा नहीं करता, जहां से जाता है वो खाता रहता है ना। लेकिन इंसान ने यहाँ पर हंटर और गैदर बन चुके थे। इसके बाद यहाँ पर अर्लियर मैन के जो टूल्स हैं उन्होंने यूटिलाइज किया, वो रफली यहाँ पर जो थे स्टोन को यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये जो पीरियड था इसी को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो। स्टोन को हम क्या कहते हैं, लिथिक पीरियड। तो यहाँ पे इस पीरियड को 3 पार्ट में हमने डिवीजन कर दिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मेडल और नियोलिथिक हो जाएगा न्यू स्टोन एज। कंसेप्ट क्लियर। स्टोन एज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पीरियड ऑफ टाइम में इंसान स्टोन को यूटिलाइज कर रहा था। क्यों कह रहे हैं, इंसान जो था वो क्या यूज कर रहा है, स्टोन को यूटिलाइज कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, स्टोन एज कह रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले पैलियोलिथिक जो आ जाएगा वो 5 लाख से 9000 BC के अंदर आ जाएगा। BCE आएगा, यहाँ पर वर्ड याद रखना, BC लिखा है लेकिन BCE हो जाएगा। पैलियोलिथिक एज जो डेवलप हुई वो आइस एज के अंदर डेवलप हो गई थी। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट पहले व्यक्ति थे जिसने पहली बार पैलियोलिथिक साइट को इंडिया में देखा है, और होमो सेपियंस जो सबसे पहली बार दिखाई देता है। कंसेप्ट क्लियर। पैलियोलिथिक मैन जो थे, इनसे पूछा जाएगा कि पैलियोलिथिक में मैन करता क्या था, वो हंटर था और गैदर था, शिकार करता था और खाना इकट्ठा करता था। इनके पास एग्रीकल्चर पोट्री की कोई नॉलेज नहीं थी। ये लोग, इनके जो टूल्स थे, टूल्स क्या होते थे, पत्थर होते थे,
उन पत्थरों को केवल अलग अलग तरह के पत्थर ये लेते थे, पत्थरों से तोड़ने फोड़ने काटने का ये काम करते थे। इनके जो पत्थर थे वो पॉलिश, यानी इनके बारे में नहीं पता था और ये गुफाओं में रहते थे, बस इतना समझना। हंटर थे, गैदर थे। आग का आविष्कार इस समय पर हो चुका था, फायर का आविष्कार यहाँ पर हो चुका था, और ये लोग केव में रहते थे और केव में पेंटिंग करते थे। ये कंसेप्ट क्लियर? केव में जो भी मिला इनसे उनसे। और पिक्चर किसकी बनाते थे? ये पिक्चर बनाते थे नेचुरल सीन्स की, एनिमल्स की पिक्चर बनाते थे। कंसेप्ट क्लियर है? उसके बाद है इनके जो टूल्स हुआ करते थे वो क्वार्टजाइट के बने हुए होते थे, इसलिए इन्हें क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता है। इनको 3 फेजेस में, पैलियोलिथिक को 3 फेजेस में माना जाता है, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। इसमें भी क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस केवल इतना है कि जब ये अर्ली पैलियोलिथिक के थे तो उसमें ये जो टूल्स थे, पत्थर थे, उनको ये चिकना करते थे एक्स की तरीके से, कुल्हाड़ी की तरीके। पत्थर ही यूज कर रहे हैं लेकिन पत्थरों से क्या बना रहे हैं? कुल्हाड़ी बना रहे हैं। क्लीवर होता है चीरने के लिए, क्योंकि जिन पत्थरों से, जिससे आप काटरों से चीर नहीं सकते ना, क्लीवर बना रहे हैं और चॉपर बना रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर इस समय पर क्लाइमेट कैसा था? इस समय पर जो क्लाइमेट, तुमने आइस एज किया है, जहाँ पे आइस एज होती है तो एनवायरमेंट के अंदर धीरे धीरे जब ठंडक होगी तो ह्यूमिडिटी फैलेगी, और ह्यूमिडिटी से सांस नहीं, जब तुम बारिश का सीजन होता है तो क्या होता है, सांस नहीं लिया जाता ना, तो ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर, तो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू करी, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ था। क्लियर? तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम होती है, और ये मिलता कहाँ से? पंजाब से मिलेगा, आपका उत्तर प्रदेश से मिलेगा। जो एविडेंस कहाँ से मिल रहे हैं? पंजाब की सोहन वैली से, और बेलन घाटी आ जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा मिडिल एज के, जो मिडिल पैलियोलिथिक है उसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं? फ्लेक। फ्लेक क्या होते हैं? और प्लेन तरह की जो दराती टाइप की चीजें होती हैं, पॉइंटर्स का, बोअर्स का, स्क्रैपर्स का यूटिलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी और कम हो जाती है, और ये सोन नर्मदा, यानी अभी तक कहाँ मिल रहे हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश। अब कहाँ मिल रहे हैं एविडेंस? मध्य प्रदेश, यानी ये और मध्य प्रदेश की तरफ। लास्ट तक आते आते कहाँ आ जाएंगे? महाराष्ट्र की तरफ आ जाएंगे, फैल जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जब आपकी कोई सिविलाइजेशन या कोई भी लाइफ चेंज होती है तो वो क्या होगा? वो इंक्रीज होती है, कहाँ तक फैली है। उसके बाद इनका जो अपर पैलियोलिथिक का था, इसके अंदर स्क्रैपर्स, बरिंस, बरिंस होते हैं खुदाई वाली चीजें, कुदाल, बोन टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो हड्डियां थी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अभी टूल्स की तरीके से। क्लाइमेट इस समय पर वार्म हो चुका था, और ये मिलते कहाँ से हैं? बेसिकली भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, भोपाल के केव के अंदर, रॉक शेल्टर के अंदर ये डिस्कवर किए जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर? यहाँ तक पैलियोलिथिक समझ में आया? नेक्स्ट आ जाएगा मेसोलिथिक। मेसोलिथिक 9000 से 6000 बीसीई के अंदर आ जाता है। यहाँ पर पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ट्रांजिशन पीरियड, यानी दो चीजों के, दो इरा के बीच का टाइम पीरियड आ जाएगा, जिसके अंदर जो क्लाइमेट था वो वार्म हो चुका था। अब जो लाइफ थी वो चेंज हो रही थी, क्योंकि फ्लोरा और फ्योना, वार्म टेम्परेचर है, पानी है, तो इनके अंदर परिवर्तन होना, यानी कि एनिमल्स के अंदर और प्लांट के अंदर परिवर्तन होना यहाँ पर शुरू हो गया था। मेसोलिथिक के जो लोग थे वो हंटर थे, गैदर थे, लेकिन इन्होंने अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू किया था, और पहला डोमेस्टिकेशन एनिमल डोमेस्टिकेटेड कौन था? डॉग था, है ना। उसके बाद है इनके जो अब यहाँ पे मेसोलिथिक के अंदर इनको इतना समझ में आ गया था कि जो टूल ये काटने के लिए ले रहे हैं उनसे फाड़ा नहीं जा सकता है, जो टूल ये चॉपिंग के लिए ले रहे हैं, है ना, मोटा हार्ड टूल है, उनको ये अगर उठा रहे हैं तो भारी लग रहा है। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या शुरू करा? इन्होंने ऐसे पत्थरों को ढूंढना शुरू किया जिसको ये शेप दे सकते थे। तो इन्होंने छोटे पत्थर, छोटे औजार बनाने शुरू करे, और छोटों को बोला जाता है माइक्रो लिथिक, यानी कि पत्थर। छोटे पत्थरों के औजार बनाने शुरू करे जिससे ये आसानी से ग्रिप कर सके। तो इनका इतना डेवलपमेंट हो चुका था कि समझ पा रहे थे कि हमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल करना, और मुलायम पत्थर का इस्तेमाल करना। याद रखना, पैलियोलिथिक में और मेसोलिथिक में दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? पैलियोलिथिक एज के अंदर इन्हें ये ज्ञान नहीं था कि उन्हें किस पत्थर का इस्तेमाल करना है, तो हार्ड पत्थर यूज कर रहे थे। मेसोलिथिक एज के अंदर इन्होंने सॉफ्ट पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, ऐसे औजार बनाने शुरू किए जिसपे इनकी ग्रिप हो सकती थी। और इन्होंने यहाँ पे माइक्रोलिथिक स्मॉल टूल्स होते थे जो पॉइंटेड बने होते थे, ब्लेड, स्क्रैपर, टूल वही है सारे के सारे, लेकिन अब पॉइंटेड वाले बनाने लगे जिससे इनको ये आसानी से घिस के बना सकते हैं। कहाँ से मिलते हैं एविडेंस? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलते हैं, राजस्थान के बागौर से मिलते हैं, और ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर लिया था एनिमल्स का। आगे बात करते हैं, जो पीपल पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक के थे ये पेंटिंग करते थे बेसिकली, और पेंटिंग की कहाँ मिली है? भीमबेटका के अंदर, हमारी गुफाओं के अंदर, मध्य प्रदेश के भीमबेटका। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उसमें मिलते हैं हमारी की, और इसमें मिलते क्या, याद रखना, इसमें पशुओं का चित्र मिलेगा, अलग अलग पशुओं का चित्र मिलेगा। बिल्ली की छाप मिली है, बिल्ली किसी पक्षी को लेके जा रही है, ऐसे पिक्चर वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा नियोलिथिक, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा नवपाषाण काल या फिर नियोलिथिक। नियोलिथिक पीरियड था क्या? इस पीरियड ऑफ टाइम तक इन्हें गेरुआ कलर मिल गया,
ओकर जिसे हम बोलते हैं, ओकर बोलते हैं, जो गेरू लेते हैं ना हम लोग, गेरू यूज करते हैं, रेड कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया। अब इन्होंने जो ये बना रहे थे, इन्होंने पोट्री का इस्तेमाल यानी बर्तन, चाक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बर्तन बनाने शुरू करे। और इसी से इन्होंने देखा कि धीरे धीरे ये पोट्री पर आ गए। इन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू किया। एग्रीकल्चर कैसे हालांकि शुरू हुआ होगा, सपोज ये कहीं पर जहाँ पे पानी है, जहाँ रिवर है या बारिश हुई होगी, वहाँ पर इन्होंने देखा होगा कि जो इनके पास सीड थे वो सीड कहीं बिखरे होंगे और वो जर्मिनेट हो गए होंगे। और जर्मिनेट होने के बाद इन्हें समझ में आ गया कि इन सीडों को उगाया जा सकता है। और इस तरीके से इन्हें एग्रीकल्चर का समझ आया होगा कि जिस जगह पे रह रहे हैं, इवन ये उस जगह को शायद पहले छोड़ के, क्योंकि घुमंतु थे, अभी तक क्या थे, नोमैड्स थे। जब हम पहले की बात करते तो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, हंटर और गैदर थे। लेकिन अब इन्हें समझ में आ गया कि हमें एक पर्टिकुलर जगह पर रहना चाहिए, क्योंकि हम जहां पर खेती हो रही है वो हर जगह नहीं हो सकती, हर जगह नहीं उगाए। इन्होंने कहीं और डाल के देखोगे, नहीं उगे होंगे, तो इन्हें समझ में आया कि उसी जगह पर ये उगाया जा सकता है। तो इस तरीके से इन्हें खेती का ज्ञान हो गया होगा। इसके अंदर नियोलिथिक के अंदर सबसे पहले जो लोग थे इस तरह के, वो पॉलिश स्टोन को, यानी जो इनके स्टोन थे अब उनको कलर करना शुरू कर लिया था इन्होंने। ये पर्टिकुलरली स्टोन की एक्स यूटिलाइज करते थे। इनके जो इंपॉर्टेंट साइट्स मिलती हैं, बुर्ज होम, कहाँ पर है बुर्ज होम? जम्मू कश्मीर के अंदर है। क्या मिलेगा? गड्ढे खोदकर इसमें ये रहा करते थे गर्मी के लिए। मेहरगढ़, डोजिली, हार्डिंग, चिरांद, मास्की, ब्रह्मगिरी, हालूर, पीकलीहल, उटनूर, नागार्जुन कोंडा और पयमपली, ये सारे के सारे साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं। ये इंटरेस्ट की बात है कि बुर्ज होम में कुत्ते को मास्टर के साथ दफनाया गया, यानी कि अपने जानवरों से इतना प्यार करते थे कि उनके साथ, मास्टर के साथ ही इसके दफनाए हुए क्या मिली है? बॉडी मिली है वहां से, यानी कि ग्रेव मिली है, एक ग्रेव मिली है जिसके अंदर जो कुत्ता है वो अपने मालिक के साथ दफनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कई पेपर के अंदर कि किस जगह से कुत्ते की बॉडी अपने मास्टर के साथ मिली है, बुर्ज होम से। नियोलिथिक सेटलर्स जो थे वो अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी से, सबसे पहली फार्मिंग जो स्टार्ट हुई किसके द्वारा की गई? नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा की गई थी। ये यहाँ पे रागी, होर्स ग्राम करते थे। लेकिन याद रखना, सबसे पहली फसल जो मिलती है वो मिलती है गेहूं और चावल। क्या मिलती है? गेहूं और चावल। ये रागी, होर्स ग्राम होता है आपका चना बेसिकली, इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। नियोलिथिक साइट्स इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है यहाँ पर, और जहां से राइस के हस्क मिले हैं। राइस के हस्क मतलब होता है जो टूटा हुआ, हाँ, जो कवर के साथ होता है ना, राइस पैडी जो होती है। ये डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को। उसके बाद यहाँ पर ये कॉटन, शीप, कैटल, शीप और गोट्स को ये बेसिकली पालते थे। इसके अलावा ये कॉटन और वूल, आपसे पूछा जाए कपड़े किसके बनाते थे तो कॉटन और वूल के बनाते थे। लेटर और नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र के अंदर है जहाँ से सिल्क के एविडेंस मिलते हैं। याद रखना, सिल्क केवल अपर क्लास पहनती थी, यहाँ पर अपर क्लास और लोअर क्लास निकल के आ जाएगी। अभी सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप होनी शुरू होंगी नियोलिथिक के अंदर। यहाँ पे हैंडमेड पोट्री ये बना रहे थे, पोट्री व्हील यानी चाक का आविष्कार इन्होंने कर लिया था इसी पीरियड। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आग का आविष्कार कौन से पीरियड में हुआ? माइक्रोलिथिक किसे कहा जाता है? आपका एग्रीकल्चर कहाँ पर शुरू हुआ? परमानेंट सेटलमेंट यानी रहना, इन्होंने स्थायी निवास जो था वो कहाँ पर इन्होंने शुरू किया था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ पे शुरू हो गया था? तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर करना है। आग हो गया, एनिमल्स को पालना हो गया, ये पैलोलिथिक में इन्होंने शुरू कर लिया था। मेसोलिथिक में औजारों से क्वेश्चन आता है। नियोलिथिक के अंदर एग्रीकल्चर से आएगा, सेटलमेंट से रिलेटेड आएगा, क्वेश्चंस आते हैं आपके समझ में आए। नियोलिथिक के साइड से क्वेश्चन आते हैं। नियोलिथिक के जो मैन थे वो केव में रहते थे, डेकोरेटेड वॉल करते थे, हंटिंग, डांसिंग सीन से इनको आर्ट ऑफ बोट्स बनानी आती थी, है ना। बोट से नहीं, जो बोट बनती है ना नदियों में चलती है, ये आती थी उनको, जानते। ये जो लेटर फेस है, पीपल जो थे वो एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर लिए थे। ये सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे, जो हाउसेज मड और रीड के बने हुए होते थे। पिट हाउस, गड्ढे खोदकर जो रहने वाला एविडेंस है वो कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। कोल्डी हवा यूपी के अंदर है, जहां से ये फ्लड के जो यहाँ पर है, इनमें तीन चीजें मिलती हैं, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और आयरन एज। आयरन एज हालांकि आईवीसी के बाद आता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आयरन इन्हें मिल तो गया था लेकिन आयरन का इस्तेमाल इन्हें नहीं आता था। समझ में आया? इस्तेमाल इन्होंने क्या किया? ब्रॉन्ज को किया, तो ब्रॉन्ज एज उसे बोला जाता है। नियोलिथिक एज हो गया, नवपाषाण काल है। चाल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है? चाल्क का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। जिस इरा के अंदर ये कॉपर को और पत्थर को दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ये चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाएगा मेहरगढ़ के अंदर। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान के अंदर है वो ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है इंडिया की, जो 7000 साल पहले मिली हुई है। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यहाँ तक नियोलिथिक क्लियर है? तीन चीजें मैंने बता दी, कौन कौन सी? पैलोलिथिक बता दी, मेसोलिथिक बता दी और नियोलिथिक बता दी। अब चलेंगे हम चाल्कोलिथिक पे। क्लियर जी? चाल्कोलिथिक 1800 से लेके 1000 यानी आईवीसी के बाद आएगा, क्योंकि आईवीसी जो आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो आएगी 2750 से लेके 1750 तक, क्योंकि बड़ी है तो इसको हमने अलग कर दिया।
क्लियर। उसके बाद आएगी चाल्कोलिथिक। यहाँ पर एंड होता है नियोलिथिक पीरियड का। याद रखना, मैं बार बार तुम्हें बता रही हूँ कि आईवीसी नियोलिथिक का ही पार्ट है जहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट करना शुरू करा। एंड हो जाता है नियोलिथिक पीरियड का। इसके बाद कॉपर का पहला मेटल आपसे पूछा जाएगा, दुनिया के अंदर, भारत के अंदर पहला मेटल कौन सा इस्तेमाल किया, तो कौन सा इस्तेमाल किया था, कॉपर को इस्तेमाल किया था। चाल्कोलिथिक कल्चर जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्टोन और कॉपर को एक साथ इस्तेमाल करना, जिससे ये हैंड एक्स बनाते थे और दूसरे औजार बनाते थे। चाल्कोलिथिक के जो पीपल थे वो सारे के सारे रूरल थे। याद रखना, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन मॉडर्न थी। चाल्कोलिथिक के अंदर जब कॉपर आया तो ये रूरल बन जाएगी और आर्यन जो आ जाएगी वो बर्बर आ जाती है, बार्बरिक आ जाती है, बेसिकली असभ्य, है ना। आर्यंस जो आएंगे असभ्य क्यों आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद है दे वर नॉट एक्वेंटेड विद बर्न्ट ब्रिक्स एंड दे लिव्ड इन द थैच हाउस। आईवीसी वाले बर्न्ट ब्रिक के घर में रहते हैं, टाइल वाले घर में रहते हैं इससे पहले, है ना, अभी हम करेंगे। लेकिन ये जो थे ये किस में आ गए, थैच हाउस में रह गए। इनको इतना ज्ञान नहीं था, क्यों, क्योंकि आईवीसी कल्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। दे वैनिटेड ये किसकी पूजा करते थे, मदर गॉडेस की और बुल की पूजा करते थे। पीपल ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर जो है दे वर फर्स्ट टू पेंटेड द पोट्री। इन्होंने अपने जो भी बर्तन बनाते थे उसको पेंट करना शुरू करा। पेंटेड कौन सा आएगा, ब्लैक एंड ग्रे वेयर, कौन सा, ब्लैक एंड रेड वेयर, कौन सा आएगा, ब्लैक एंड रेड वेयर आएगा। याद रखना, आईवीसी के अंदर जो आएगा वो ओकर आएगा, OCW आएगा, ओकर कलर्ड वेयर आएगा, OCW आएगा। ये करेंगे B&R यानी ब्लैक एंड रेड पोट्री। ये करेंगे ब्लैक क्योंकि यहाँ पर इन्हें लोहा तो मिल गया था, लेकिन जो चीजें ब्लैक कलर की पॉलिश करना शुरू करते हैं कोयले से, बेसिकली कोल से। मालवा वेयर क्या है, आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो हिस्सा आता है वो मालवा प्रदेश कहलाता है। जो बर्तन वहां से मिले उनको मालवा वेयर कहा जाता है। वेयर मतलब होता है बर्तन, बेसिकली यूटेंसिल्स होते हैं। तो जो बर्तन वहां से मिले उन्हें मालवा वेयर कहा जाता है। इनको कंसीडर किया जाता है दैट इज रिचेस्ट इन द चाल्कोलिथिक सिरेमिक, यानी चाल्कोलिथिक एज के पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट जो मिलेंगी आहार, जोरवे, कायथा, मालवा, ईरान, रंगपुर, नवदा टोली, निवासा, दायमाबाद और इमामबाग। ये है क्या सारे के सारे बेटा, ये मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक के ये प्लेसेस हैं। जो प्लेस आज भी है, इन प्लेसेस के अंदर आहार इज अ प्लेस। यहाँ पर जो कल्चर डेवलप हुआ उसको आहार कल्चर बोला गया। जोरवे एक वहां पर प्लेस है, जोरवे लोग ही उन लोगों को बोला जाता है, जोरवे लोगों की संस्कृति को जोरवे कल्चर बोला जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियरिटी है। हाँ जी, किसकी, बुल की पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन के आता है, एक शिंगी सांड की, है ना। नियोलिथिक से ही शुरू हो जाता है, बुल की पूजा नियोलिथिक से शुरू हो चुकी है ना। मदर गॉडेस और इनकी पूजा शुरू हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा बेटा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका निकल के आ रहा है जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपका क्वेश्चन है। जनरली देखो आपके जो पेपर होते हैं, पेपर के अंदर अगर एक क्वेश्चन बोले तो पैलोलिथिक इनसे जनरली क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कहां से आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर एक सिविलाइजेशन होती क्या है, एक सभ्यता क्या होती है ना। सबसे पहले क्या चीज समझनी पड़ेगी, आखिर सिविलाइजेशन क्या होता है। कोई बताएगा सिविलाइजेशन क्या होता है? सेटलमेंट और हाँ सभ्यता क्या होती है ये बताना है। सिविलाइजेशन का मीनिंग हो गया सभ्यता, बताओ क्या होगा। हाँ वेरी गुड, है ना। जब आप एक तरह की रिलीजियस, एक तरह की जैसे धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक एक कॉलोनी बनाते हो, एक जैसे लोगों की सोच वाले जो लोग हैं वो एक जगह रहते हैं और उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि आपको इस रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर नहीं चलना है, उसी को हम सभ्यता का नाम देते हैं। तो सभ्यता के अंदर जो भारत के अंदर पहली सभ्यता आई वो सिंधु नदी के पास आई। सिंधु नदी के पास क्योंकि सारे के सारे जो अटैकर से चीजें हो रही हैं, जो रह रहे परमानेंट सेटलमेंट है वो कहाँ रहे, सिंधु नदी के किनारे पर। तो वो सेटलमेंट होने शुरू करे सिंधु से, पंजाब से ये सेटल होते होते कहाँ तक आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर से सेटल होते होते कहाँ तक आ जाते हैं, ये महाराष्ट्र तक। क्लियर है। तो ये सारी सभ्यता फैल गई नीचे तक, इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब पहली चीज होती है सिविलाइजेशन के लिए जरूरी क्या है, सिविलाइजेशन के लिए सबसे पहली जरूरी है कि उनका सामाजिक जीवन कैसा है, समाज में क्या क्या है, विमेन के लिए क्या प्लेस है, मेल के लिए क्या प्लेस है, क्या वहाँ पे क्लासेस अपर क्लास और लोअर क्लासेस हैं, वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, उनके कपड़े क्या, उनकी वेशभूषा क्या, वो ज्वेलरी कैसे पहनते हैं, वो कौन कौन से क्रियाकलाप करते हैं। तो पहला आ जाता है इनका सोशल जीवन, क्या आ जाएगा सबसे पहले इनका सोशलाइजेशन, है ना। दूसरा आ जाता है वो किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा रिलीजियस। वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जब वो बना रहे हैं तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करने वाले लोगों को अपॉइंट करेंगे, तो ये हो गया इनका पॉलिटिकल रीजन।
है ना, पॉलिटिकल हो गया। इसके अलावा वो व्यापार करते हैं, इन ट्रेड करते हैं, आउट ट्रेड करते हैं, अंदरूनी भी व्यापार करते हैं और बाहर के देशों से, बाहर के लोगों से भी व्यापार करते हैं। तो ये हो जाएगी उनका माप तोल के, उनके वजन क्या थे, जैसे आज भी होते हैं ना, किस चीज़ से वो मेजर किया करते होंगे, सभ्यता बना रहे हैं ना आप, लेकिन है ना, तो उसमें हो जाएगा इनका इकोनॉमिक जीवन। समझ में आया? तो ये सारे मिलाकर क्या बनाते हैं? इसके अलावा और कुछ रह जाता है आपका? आप एक सभ्यता को देखो, आज आप जो जीते हो वो कैसे जीते हो? आप परिवार के अंदर कौन कौन लोग हैं? सबसे बड़े को क्या कहते हैं? गांव के हेड को क्या बोलते हैं? प्रांत के हेड को क्या बोलते हैं? राज्य के हेड को क्या बोलते हैं? देश के हेड को क्या बोलते हैं? है ना, तो ये सब चीजें क्या आ जाएंगी। जब आप हेड की बात करो तो पॉलिटिकल हो गया, जब आप घरों की बात करो, उनके सामाजिक जीवन की बात करो तो सोशल हो गया। हम मंदिर मस्जिद जहां भी, या चर्च गुरुद्वारा जहां भी पूजा करें तो रिलीजियस में किसकी पूजा कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे 84 लाख देवी देवता हैं, तो किसी की पूजा आप लोग है ना अलग अलग शैविज्म है, वैष्णविज्म है, ये सब पूजा करते हैं, तो वो हो गया रिलीजियस। और इकोनॉमिकल हो गया व्यापार। तो इन चारों से मिलकर क्या बनती है? एक सभ्यता जनरेट करती है। जब ये चारों एक साथ मिलकर आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या सिर्फ पॉलिटिकल के लिए बनेंगे? नहीं, सबके लिए बनेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। समाज में स्त्रियों की दशा क्या होनी चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? हेड डिसाइड कर रहा है। समाज में बच्चों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, बुजुर्गों को कैसे देना चाहिए, टैक्स सिस्टम क्या होना चाहिए, ये सब, क्योंकि जब तक टैक्स नहीं होगा तब तक आप सड़कें कैसे बनाओगे, आप कम्युनिटी सेंटर कैसे बनाओगे, है ना। इसी तरीके से जो सिविलाइजेशन थी, इसी तरीके से सेम सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम यही पढ़ेंगे कि आखिर वहाँ के लोग कैसे रहा करते थे सामाजिक तौर पर, वहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे, वहाँ के लोग कौन कौन सी पॉलिटिकल पोस्ट हुआ करती थी, किस तरीके से पॉलिटिकल चीजें चला करती थी, राजनीतिकरण वहां का कैसा था, और वहां पर व्यापार जो हुआ करता था, किस किस चीज का व्यापार किस किस से हुआ करता था, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे किसी भी सिविलाइजेशन। बेटा याद रखना, यही सिविलाइजेशन चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ोगे, यही व्यवस्थाएं आप पढ़ोगे आगे जाके आर्यन संस्कृति के अंदर, यही पढ़ोगे मौर्यन काल के अंदर, यही पढ़ोगे आप मगध के अंदर, यही पढ़ोगे आप दिल्ली सल्तनत के अंदर, यही पढ़ोगे आप मुगल के अंदर, यही पढ़ोगे कि जब आपके मराठा हुए तो मराठाओं का सिस्टम क्या था, सारा का सारा यही तो पढ़ते हो, सारा उस समय पर क्या क्या सिचुएशन थी। और यही सारा का सारा पढ़ोगे आप किसके अंदर पढ़ोगे, जो मॉडर्न इरा आ गया या आज के समय पे। आज के समय में तो ये पढ़ते हो इकोनॉमिक मिनिस्टर कौन है, रिलीजियस मिनिस्टर कौन है, आपका पॉलिटिकल मिनिस्टर्स कौन है, खाद्य मंत्रालय किसके पास है, एजुकेशन मिनिस्टर किसके पास है, आज भी तो वही पढ़ते हो। तो सभ्यताएं सारी एक जैसी हैं, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, उनको निभाने के तरीके चेंज हुए, है ना। तो यहाँ पर एक चीज आएगी प्रबंधकीय या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो याद रखना, जब आप बात करते हो ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का तुम्हें क्या करना है, चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का चार्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो तुम आज का जानते हो ना, आज अपने जितने मंत्रालय हैं उनके नाम लिख लो, राष्ट्रपति से लेकर जितने मंत्रालय हैं उनके सबके आपने नाम लिख लिए। फिर आपने अब सबसे पहले आज का लिखो, है ना, क्योंकि तुम आज को जानते हो ना। फिर लिखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको क्या कहा जाता था, मगध की डायनेस्टी के अंदर इसको क्या कहा जाता था, मौर्यंस में इनको क्या कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जाता था, आपका मुगल में इनको क्या कहा जाता था, और मराठा में इनको क्या कहा जाता था। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? और यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ जी, समझ में आया? तो दिस इज, ये आपको निकाल के रखना है, बहुत ईजी हो जाएगी हिस्ट्री आपके लिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन 4 अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन में से थी। 4 कौन कौन सी है बेटा? सबसे पहले 4 के अंदर आ जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया को आज की डेट में आप बोलते हो इराक, तो इराक की सभ्यता आ गई। बेबीलोनियन सभ्यता इसके अंदर नहीं दिया हुआ, वो ईरान और इराक के बीच का हिस्सा आ जाता है, तो ये नहीं दिया हुआ है। दूसरी जो सभ्यता आ जाएगी इजिप्ट की या मिस्र की सभ्यता। तीसरी सभ्यता जिसे चाइनीज सभ्यता या हुआंगहो सभ्यता बोली जाती है, इजिप्ट की नाइल की सभ्यता। समझ में आ गया? और एक मेसोपोटामिया, 4 सभ्यताएं एक साथ डेवलप हुई। कौन कौन सी? पहली इंडस वैली, दूसरी मेसोपोटामिया, तीसरी नाइल या इजिप्ट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और चौथी हो जाएगी, इसमें सबसे ज्यादा जो डेवलप मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी इजिप्ट की, क्योंकि पीसा की मीनारे, यहाँ पर इनका जो मैथ था, ज्योमेट्री था, है ना, जो मैथ्स वाले सब कहाँ से निकले? यहीं से निकले, ग्रीस से निकले और इससे इजिप्ट से निकले, सारे के सारे इजिप्टिशियन वाला जाता है। तो सबसे ज्यादा मैथ हो गया, ज्योमेट्री हो गया, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट साइंस में और मैथ में जो किया गया वो कहाँ से निकला है? सारा का सारा इजिप्ट से। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें, इट इज
सिविलाइजेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बताया था मैंने, आदि इतिहास का पार्ट है, ऑलरेडी वी डिड। और इसे हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज एज, इसको हम बोल रहे हैं। ये मैच्योर होती है 2600 से लेके 1900। देखो अलग अलग इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंसेस है। मैंने जहां भी इसको सोर्सेस से पढ़ा है तो उसे 2750 से 1750 पढ़ा है। कितना? 2750 से 1750 के बीच में आप इसे लेके चलेंगे। जो मिडिल फेस आ जाता है, ये आ जाता है सबसे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। अर्लियर फेस यानी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होने का कगार, 4000 हम छोड़ के आए ना, न्योलिथिक में 4000 छोड़ा है, तो न्योलिथिक में 3500 से लेकर 2500 इसका अर्लियर फेस है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का वो पीरियड ट्रांजिशन। दूसरा फेस आपका आ जाएगा 2600 से 1900। तीसरा फेस जो आ जाएगा 1900 से 1400, जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हुई है। कंसेप्ट क्लियर? पहली बार इसको डिस्कवर्ड किया था दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर। आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड का मतलब क्या है? जहां पर ये अपने शवों को दफनाते थे, उस टीले को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कौन सा कब्रिस्तान था एक तरीके से मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इसको फाइंड आउट किया था 1922 में, किसने? आर.डी. बैनर्जी ने। आगे आ जाता है नॉमेनक्लेचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहले मार्शल ने कॉइन किया था, फ्लरिश किया था कि ये कोई सभ्यता है। अब यहां पे तुम एक ईरा देखो, क्या दिया हुआ है? 1921 दिया हुआ है। पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजने की बात की जा रही है। लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 1853 में, 1853 में जब भारत के अंदर रेलवे का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, उसी समय पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोज लिया गया था। क्योंकि रेलवे जो बिछी है, वो रेलवे जो हमारी पहली रेलवे बिछी है, उस रेलवे के अंदर जो ईंटें लगी थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही लगी थी। लेकिन उसको दबा दिया गया, क्यों? क्योंकि अगर दुनिया के अंदर ये नाम होता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी या सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कुछ निकल रही है, तो पूरी दुनिया की जो मीडिया उस समय पर भी हुआ करती थी, देश उस समय पर भी थे, हमसे एसोसिएटेड थे। पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, डच हो गया, डैनिश हो गया, अंग्रेज हो गए, सब हमारी तरफ सब थे वहाँ पर उस समय पर। तो देवर की वो सारे के सारे क्या होंगे? भारत, क्योंकि 1857 की तो क्रांति हो गई थी उस समय पर, तो सारे के सारे सबका ध्यान कहाँ हो जाएगा? भारत की तरफ। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी जो 1853 में हो चुकी थी, उसको दबा दिया गया था। और सोचो उसके बाद 1921 में, कितने साल बाद? ऑलमोस्ट 80 साल बाद दोबारा से दयाराम साहनी द्वारा ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा गया। जबकि खोज कब हो गई थी? 1853 में। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन को पहली बार डिस्कवर किया गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर द फर्स्ट डिस्कवरी साइट ऑफ द हड़प्पा। बेटा सबसे बड़ी सिटी जो मानी जाती है वो हड़प्पा है, याद रखना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, आज की डेट में कहाँ पर है? सारी की सारी सिंध में, ये सब पाकिस्तान में। ये वाला हिस्सा कहाँ पर है? सारा पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद आ जाएगा सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, राजस्थान के हिस्सा आ जाएगा बेसिकली। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, फिर ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बारे में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बेटा आपके इसमें ना 3 क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? जो लिस्ट दे रहे हैं इस लिस्ट को याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। पहला क्वेश्चन है कौन कौन सी सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती है। आईवीसी का मतलब है लोग सिंधु नदी के किनारे रहना शुरू करें। लेकिन सिंधु नदी के किनारे, जैसे तुम उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह रह रहे हो ना, तो अलग अलग सिटी का नाम दोगे ना। फिर वो सिटी कहाँ पर? जैसे गाजियाबाद है, हिंडन नदी के किनारे पर है, लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे पर है। इस तरीके से आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटी है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है इसको खोजा किसके द्वारा किया गया, सबसे ज्यादा ये आता है। अगर ईयर में बोलूंगी तो ईयर में केवल ये 2 आते हैं क्वेश्चन आपके, हड़प्पा के और मोहनजोदाड़ो के। हड़प्पा को 1921 में और मोहनजोदाड़ो को 1922 में खोजा गया था। बाकी तुम्हें याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा है। मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के किनारे पर 1922 में खोजा गया था आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। सुत कांगे डोर अब बलूचिस्तान के अंदर है, दाश्त नदी के किनारे है। क्वेश्चन इसका ज्यादातर रिवर से रिलेटेड आता है। सुत कांगे डोर का क्वेश्चन किससे आएगा? दाश्त नदी से। इस टीम के द्वारा खोजा गया। चन्नू दाड़ो सिंध नदी के, सिंध में है, पाकिस्तान के अंदर इंडस के रिवर के किनारे है, एम.जी. मजूमदार द्वारा। रोपड़ पंजाब के अंदर है, वाई.डी. शर्मा द्वारा खोजा गया। लोथल गुजरात में है, एस.आर. राव। इसकी एक छोटी सी क्लिप बना दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके लिए एक पोयम बनाई हुई है। उस पोयम को 3-4 बार पढ़ लेना, तुम लोग अपने आप तुम्हें वर्ड याद आ जाएंगे सारे के सारे। इसके लिए एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए बना दी जाएगी। लोथल गुजरात के अंदर भोगवा साबरमती रिवर पर है। और क्या है? एस.आर. राव ने
कालीबंगा, कालीबंगा का काली का मतलब है ब्लैक और बैंगल का मतलब होता है चूड़ियाँ। तो काली चूड़ियाँ जहाँ से मिली है और जुता हुआ खेत मिला है तो कालीबंगा राजस्थान से है। घग्गर नदी के किनारे एक घोष ने ढूंढा था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे पर, गाजियाबाद वाला हिस्सा है आपका, है ना, वाई.डी. शर्मा ने खोजा है। बनावली आपका घग्गर रिवर के किनारे आर.एस. बस ने खोजा है। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे जे.पी. जोशी ने फाइंड आउट किया है। और राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे अमरनाथ तक अमरेंद्र नाथ ने इसे फाइंड आउट किया। अमरनाथ ही याद कर लिया, ठीक है, अमरनाथ ही याद कर लो यार, याद हो जाएगा, है ना। तो दिस क्रिएटेड डिफरेंसेस, इतना ये समझ में आया। तो आपको ये 3 चीजें आपको याद करनी है। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है जो सिटी है, लोअर पेपर के अंदर बिल्कुल आएगा सिटी कौन सी नदी के किनारे है। बहुत रेयर होता है, आपसे ईयर जो आएंगे वो 2 के हड़प्पा के मोहनजोदाड़ो का आता है। और नाम जो होते हैं वो सारे नहीं पूछे जाते, किसने डिस्कवर्ड किए, स्पेसिफिकली 3-4 ही आते हैं केवल, जैसे कि दयाराम साहनी हो गया, आर.डी. बनर्जी हो गया, मजूमदार हो गया आपका। ये क्वेश्चन ये राव से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, क्लियर है। तो ये 2 चीज आपको जरूर याद करनी है, रिवर और किसने फाइंड आउट किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं टॉपिक के अंदर। टॉपिक में कह रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है इसका। ज्योग्राफिकल स्प्रेड के लिए एक छोटा सा एक डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये जो फैला हुआ है वो नदन से लेके सदन तक फैला हुआ था। तो हम इसको ना 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ साउथ आ गया, यहाँ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट। अगर नॉर्थ में करेंगे तो मांडा है जम्मू कश्मीर में, मांडा है J&K में, यहाँ पर पहला नदन मोस्ट पार्ट है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है आलमगीरपुर, कौन सा है, आलमगीरपुर, कहाँ पर है, यूपी में। सदर्न मोस्ट पार्ट है दायमाबाद, क्या है, दायमाबाद, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है जी। और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है सुतकांगेडोर, क्या है, सुतकांगेडोर, कहाँ पर है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, क्लियर है। अब पाकिस्तान तो हमसे अलग हो गया। अगर पूछने लगे भारत का, तो भारत का आप दोगे सुरकोटडा, क्या दोगे, सुरकोटडा, कहाँ है, गुजरात में, क्लियर जी, गुजरात में। जनरली सुरकोटडा का जो क्वेश्चन आता है, ये तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आता है, सुरकोटडा का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा घोड़े की अस्थियां, घोड़े की बोन, हॉर्स बोन कहाँ से मिली है, तो सुरकोटडा से मिली है। यानी ये घोड़े के बारे में जानते थे, लेकिन अगेन सेम घोड़े का यूज नहीं जानते थे, घोड़े के बारे में जानते थे लेकिन घोड़े का यूटिलाइजेशन ये नहीं जानते थे। कंसेप्ट क्लियर हुआ, इतना समझ में आ रहा है। चलें आगे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहीं पे देख लेते हैं टॉपिक आपका जो चल रहा है। टॉपिक के हिसाब से ज्योग्राफिकल स्प्रेड के अंदर ये फैला हुआ जो था वो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। मुंडीगाग और शुर्तगोई जो है वो 2 अफगानिस्तान के अंदर थे, तो अफगानिस्तान की ये प्लेसेस लोकेशन हो जाएंगे, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। वेस्टर्न में सुतकांगेडोर आ जाएगा, मकरान कोस्ट आ जाएगा, ईस्टर्न मोस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश आ गया। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट में मांडा जम्मू कश्मीर और साउथ में आ गया दायमाबाद। ये मैंने डायग्राम से तुम्हें अभी सारा करा दिया है। उसके बाद कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं जो करंट में हुई है। रफीक मुगल ने गनवीरवाला पाकिस्तान के अंदर, भीरना सबसे ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट को माना जाता है जिसे माउंट ऑफ भीरना विलेज बोला जाता है, घग्गर रिवर के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा में है जिसको अमरेंद्र नाथ ने, है ना, अमरनाथ बताया था ना, अमरेंद्र नाथ ने खोजा है। अब आ जाती है इसकी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के फिर से हम एक बोर्ड पे आ जाते हैं अपने, है ना। टाउन प्लानिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से बोर्ड पे आ जाते हैं। बेटा देखो, फर्स्ट थिंग इज देयर, टाउन प्लानिंग है क्या। टाउन प्लानिंग इसके सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाता है टाउन प्लानिंग से रिलेटेड कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग है क्या। टाउन प्लानिंग में आपको मेन जो याद करना है वो होता है, यानी कि किसी का भी नगर नियोजन कैसा था, अर्बन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी है, अर्बन, पहले तो याद रखना, ठीक है। दूसरा, इसके जो पूरा जो बसा हुआ है वो क्या था, ये सारे के सारे राइट एंगल पे काटते थे। किस पे काटते थे, राइट एंगल पे। ये सारी की सारी जो सड़कें होंगी वो किस पे काटेंगी, राइट एंगल पे, क्लियर। एज वी आर सिटिंग इन ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा का जो मैप है किस पे बसा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आधार पे। तुमने देखा होगा यहाँ पर सारी सड़कें जो राइट एंगल पे हैं। मैं गांव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नए सेक्टर्स की बात कर रही हूँ जो बसा हुआ है ना। गांव तो जैसे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी घर होते हैं वो कोई भी अगर गाड़ियां यहाँ चल रही हैं तो यहाँ नहीं होगी। उनके साथ साथ क्या होगा, अलग से एक साइड रोड ऐसे बनाई हुई है और यहाँ पर घर बने हुए घर अंदर की तरफ है जहाँ पर वो नहीं चलती हैं, साइड रोड होते हैं। और उसके साथ भी क्या होती है, एक साइड रोड होती है। देखा ना आपने, पूरे सेक्टर के साइड में क्या होगा, साइड रोड, एक मेन रोड है, फिर साइड रोड है और उसके बाद घर बने हुए हैं। इसका मतलब है सिक्योरिटी दी गई है, क्लियर। दूसरी चीज है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन और हमारे यहाँ पे क्या डिफरेंस है, केवल हर घर के पीछे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कर्टियार्ड देना, यानी खाली जगह छोड़नी थी। यहाँ पर क्या ग्रेटर नोएडा में आगे की तरफ खाली छोड़ना, जगह छोड़ना अनिवार्य, पीछे भी है बैकयार्ड छोड़ना और आगे भी बैकयार्ड आगे छोड़ना है ना, बैकयार्ड पीछे छोड़ देना, पीछे गैलरी कंपलसरी है वो, है ना। तो दिस इज एज द सेम वहां पर हुआ करता था कि वो बैकयार्ड में जगह छोड़ेंगे, हमें बैकयार्ड में जगह छोड़नी होती है, कमरा नहीं बना सकते पीछे, पता है ना, कर्टियार्ड छोड़ना जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो आ जाती है यहाँ पर, जो 2 बिल्डिंग्स होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले घरों की बात कर लेते हैं। घरों के जो बनते थे वो 2.5 स्टोरी, 2 से 3 स्टोरी बनते थे। ग्रेटर नोएडा में 2 से 3 स्टोरी का प्रावधान है ना। 2 से 3 स्टोरी होते थे। जो ड्रेनेज होता था वो घरों से निकलकर एक मेन होल में जाता था, सीवर में, यहाँ भी ऐसी जाता है। इस समय पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नालियां होती थी वो पक्की मोर्टार की, सड़क और नालियां मोर्टार की बनाई जाती थी, पक्की सड़कें बनाई जाती थी और नालियां कवर होती थी पूरी पूरी, ठीक है, जो मेन होल में खुलती थी। हमारे यहाँ भी ऐसा ही चीज है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर जो घर होते थे 3 मंजिल जो बने होते, पक्के बर्न्ट ब्रिक के बने हुए होते थे। घरों के अंदर जो वॉशरूम हुआ करते थे वो टाइल्ड होते थे, टाइल लगी हुई होती थी उस समय पे। कब की बात बता रही हूँ मैं बता रही हूँ 2750 और आज बैठे हैं 2400 में, यानी लगभग 5000 साल पहले। 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे बसा हुआ था जैसे आज का आपका ग्रेटर नोएडा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम या इनके डैम सिस्टम इन्होंने बनाए हुए थे। साथ ही साथ 2 इनके एक रिलीजियस सेरेमनी होती थी जिसके लिए ये एक जगह इकट्ठे होते थे और ग्रेट बाथ लेते थे। जहाँ ग्रेट बाथ है, आज भी आपकी नदियाँ, नहर जहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, वहाँ पर तुमने देखा होगा चेंजिंग रूम नहीं होते। इनके यहाँ पर ग्रेट बाथ में इन्होंने चेंजिंग रूम बनाए हुए थे, स्ट्रीट लाइट बनाई हुई थी रात के लिए, लैंप पोस्ट टांगते थे ये लोग उस समय पर, सोचो, है ना। तो कितना वो उस समय का डेवलप, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लडेड में ना जाती, अब तक होती, तो हम कितने मॉडर्न लेवल पे रहते होते। इनकी जो ब्रिक्स हुआ करती थी, आपने देखा हुआ ईंटें जो होती है ना, वो ऐसी ईंटें होती हैं। इनकी जो ईंटें हुआ करती थी वो ऑक्टेंगल वाली होती थी। आज की डेट में देखिए तुमने जगह जगह पे ईंटें होती हैं। तुम सोचो जब आप ईंटें लगाते हो ना, ऐसी ईंटें आसानी से लग सकती हैं, लेकिन ऐसी ईंटों के लिए कितना एक पर्टिकुलर लेना पड़ता है कि कैसे इन्हें सेट करना है। उस समय पर ये ऐसी ईंटों का इस्तेमाल करते थे, इस तरह की ईंटों का, ऑक्टेकल जो ईंटें होती हैं उसको ये इस्तेमाल किया करते थे बेसिकली। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 बड़ी बिल्डिंग पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो वो है ग्रेनरीज। क्या है? ग्रेनरीज या अन्नागार। यानी कि ये आज की डेट में भारत के अंदर लगभग 2% अनाज से ज्यादा वेस्ट हो जाता है। किसकी वजह से? ओपन में पड़ा हुआ है, जा नहीं पा रहा है, वो वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, ओपन में है, इतना ग्रेनरीज नहीं है। इन्होंने सबसे बड़ी बिल्डिंग, 6 बड़ी बिल्डिंग के स्टोर हाउस ऐसे बनाए हुए थे जो पूरी क्या कही जाती है? पूरी की जाती है 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रेनरीज बनाई हुई थी जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्लियर है? इसके साथ साथ इन्होंने क्या बनाया हुआ था? एक हॉल टाइप का बना होता है, एक जगह बनी थी जहां सेरेमनी के लिए आते थे और ग्रेट बाथ लेते थे। वहां पर सब लोग ये मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे, पशुपति की पूजा किया करते थे उस समय पर, एनिमल्स की पूजा किया करते थे, उर्वरता की देवी की पूजा किया करते थे, माप तोल के लिए वजन इन्होंने बनाए हुए थे। ये सब चीजें उस समय पर किया होता 5000 साल पहले। क्लियर है? तो दीज आर ऑल, ये सारा का सारा उनका सिस्टम था जो बनाया हुआ था। क्लियर है? अभी इसको देख लेते हैं हम, अब क्या क्या है। आई होप समझ में आया होगा, पढ़ लेते हैं हम फटाफट से। टाउन प्लानिंग के अंदर एक यूनिक फीचर पाया जाता है जिसके अंदर ग्रिड सिस्टम है। और ग्रिड किसका? राइट एंगल पे सड़कें काटती थी बेसिकली, राइट एंगल पे काटेंगे। डिवाइड जो टाउन्स को है वो लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, आपने देखा है जो सेक्टर बसे हुए हैं किसमें? रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बसे हुए हैं। उस समय पर इनके जो सेक्टर थे वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बसे हुए थे। ये 2 हाउसेस में रहते थे, एक होता था अपर हाउस और एक होता लोअर हाउस। अपर को जहां पर हायर क्लास रहती थी, क्लैरेजी क्लास है, नोबल क्लास, यानी राजे रजवाड़े जो रहते, राजा तो नहीं बोलते थे उस समय पर, कबीले हुआ करते, जो कबीलों के हेड रहा करते थे वो अपर सिटाडेल में रहते थे, जबकि कॉमन पीपल जो है वो लोअर में रहते थे। और जनरली जो दोनों धोलावीरा के अंदर ये दोनों ही फोर्टिफिकेशन किलाबंदी की हुई है, जबकि अलग जितने भी साइट्स मिली है उसमें केवल ये अपर सिटाडेल को ये क्या करते थे? कवर करते थे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? उसके बाद हम आगे बात करें कि टाउन प्लानिंग, जो टाउन थे वो 2 पार्ट में थे, अपर सिटाडेल और लोअर सिटाडेल।
फोर्टिफाइड करते थे सीटाडेल को। वेस्टर्न साइड में हाउस जो थे वो पब्लिक बिल्डिंग्स थी, यानी कि सब लोग आने के लिए रहते थे, जहाँ पे रूलिंग क्लास जो रहेगा वो अपर सीटाडेल में रहेगा। जो लोअर सीटाडेल या ब्लो था उसके अंदर कॉमन पीपल रहा करते थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, सड़कें मोटार, लाइम और जिप्सम की बनी हुई होती थी। यहाँ पर स्टोन के स्लैब डालते थे बेसिकली किस पे, नालियों के ऊपर, और ये जो सारे के सारे जाते थे मेन होल में जाते थे। इसका मतलब है ये एक डेवलप, ये हेल्थ के और सैनिटाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखा करते थे। ग्रेट बाथ मिलता है मोहनजोदाड़ो से। इट वॉज यूज टू द रिलीजियस बेथिंग स्टाफ्स एंड ईदर ट्रेडिंग फॉर द सर्फेस, और ये चेंजिंग रूम्स यहाँ पर बने हुए थे। बड़ी ग्रेनरीज मिलती हैं, 6 ग्रेनरी एक ही रो में मिलती हैं हड़प्पा से। उसके बाद जो हाउसेस थे वो बर्न्ड ब्रिक के बने हुए थे। बाथरूम के अंदर टाइल्स लगी हुई थी। लैंप पोस्ट सड़कों पर बनी हुई थी। एग्रीकल्चर के अंदर इनका जो एग्रीकल्चर था वो क्या उगाते थे, बेसिकली गेहूं और चावल ये ज़्यादा उगाते थे। इसके साथ रागी हो गया, हॉर्स ग्राम हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इनकी खेती इन्हें करनी आ गई थी। वुडन प्लो यानी कि हल का इस्तेमाल करना ये सीख गए थे। स्टोन सिकल का इस्तेमाल ये करते थे। उसके बाद है गबरबंद। गबरबंद क्या होते थे, नाले, नालों को ये ढक कर रखते थे बेसिकली। तो ये यहाँ पर क्या होते थे, कई बार डैम बनाए, नदियों के ऊपर ये डैम बनाते थे। कनाल का इरिगेशन, कनाल यानी नहरों के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, नालों से ये वो करते थे, इरिगेशन करते थे। क्रॉप्स के अंदर ये वीट, बार्ले, डेट, पी, सीसम, मस्टर्ड, मिलेट्स, रागी, बाजरा, जवार उगाते थे। लोथल रंगपुर से राइस के हस्क मिले हुए हैं बेसिकली। शुगर केन इनको नहीं, ये जो थे उनको नहीं जानते थे, शुगर केन यानी गन्ना नहीं जानते थे। ये कॉटन उगाते थे। और ग्रीक्स जो थे इनको क्या बोलते थे, सिंडन। यहाँ पर ये कॉटन को वीवन करना भी जानते थे। मोहनजोदाड़ो से बुने हुए कॉटन के कपड़े, यानी कॉटन का धागा बनाया, फिर उसे बुनाई करी है और उसको ये पहनते थे बेसिकली। एनिमल्स, बफेलो, ऑक्शन, शीप, आसेस, गॉट, पिग, एलिफेंट, डॉग, कैट्स, इनके बारे में जानते थे। सुरकोटडा से आपके हॉर्स के सुरकोटडा से और राइनासोर के आमरी से मिले हैं जो अवशेष मिले हैं। लॉयन के बारे में इसे नहीं पता था। काऊ के बारे में जानते थे लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं जानते थे, कि इंपॉर्टेंस नहीं जानते थे। उसके बाद है ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, तीनों ही होता था, है ना। तीनों सेक्टर थे इनके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देखो प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर करना, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी बना रहे हैं, बीड्स बना रहे हैं, मोती बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। सर्विस सेक्टर, जब अभी ट्रांसपोर्टेशन करे तो सर्विस सेक्टर तो चल ही रहा है ना, तो पीपल वर इंगेज इन दिस वन। जो ट्रेड था वो बार्टर सिस्टम पे बेस्ड था, यानी कि सामान का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता था। कॉइन्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं बेसिकली। बुलक कार्ट और बोट्स यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता था। वेट और मेजर्स, यहाँ पे लाइमस्टोन और स्टेटाइट के पत्थरों को ये वेट की तरीके से इस्तेमाल करते थे। ये क्यूबिकल शेप में होते थे और ये मल्टीपल आता था। 16 को एक क्वेश्चन आता है आपका कि किसके, जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, तो वेट का, जैसे हमारे होता है ना 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, ऐसे होते हैं। ये 16 के मल्टीपल में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि वेट जो होता था किसके मल्टीपल में होता था। डेसिमल सिस्टम को ये जानते थे। बहुत सारी सेवरल स्टिक्स इंस्क्राइब दैट द मेजर्स मार्क्स टू हैव बीन डिस्कवर्ड, यानी कि इसके ऊपर क्या है, स्टिक दे दी जाती थी कि ये गिनती ये जानते थे, लेकिन गिनती के लिए क्या करते थे, छड़ रख लेते। जैसे दिन पूरा हुआ तो ये एक बॉक्स रखते थे, हांडियां रखते थे, तो दिन पूरा करने के लिए क्या रखते थे, पूरी डंडियां होती थी, उसको डाल दिया। जैसे वो हो गया पर्टिकुलर हो गया तो दिन काउंट करते थे, 16 दिन, 32, ऐसे। वेट हो गया, डेसिमल जानते हैं, तो दिनों को ये काउंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करते थे। या एक स्टिक पे इन्होंने 3 लगा लिए तो 3 दिन हुआ तो एक स्टिक हो गया, इस तरीके से। फॉरेन ट्रेड यहाँ पर इनका कहाँ से, मेसोपोटामिया, इराक से, सुमेरिया सभ्यता बोला जाता है इराक को ही। सेंट्रल एशिया हो गया, मध्य एशिया जो हो गया, पर्शिया हो गया, ईरान, अफगानिस्तान और बहरीन से इनका व्यापार। बहरीन का है, सऊदी अरब के पास है बेसिकली, ठीक है। यहाँ से व्यापार किया जाता था। बहरीन अगर आप देखोगे तो सॉक्स टाइप की जो बनी है यहाँ पर बना हुआ है, कुवैत के पास। उसके बाद आ जाएगा सूसा और उर, ये 2 मेसोपोटामिया की साइट्स है, इराक की साइट्स हैं जहाँ से इनका व्यापार किया जाता था। लोथल कहाँ पर है, लोथल से डॉकयार्ड, यानी डॉकयार्ड होता है जहाँ पे इनकी बोट या शिप उतरती थी। सुरकोटदा, सुरकांगेडोर, अलेनो, बालाकोट, धोलावीरा, दायमाबाद, ये सब इनके कोस्टल टाउन थे। कोस्टल यानी कि दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो इनके शिप या बोट उतरा करते थे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद इनके जो टाउन एसोसिएटेड होते थे वो अलग अलग इंडस्ट्री से, जैसे दायमाबाद ब्रॉन्ज इंडस्ट्री, दायमाबाद का महाराष्ट्र में, वहाँ से ब्रॉन्ज का व्यापार हुआ करता था। लोथल के अंदर स्टोन के और मेटेलिक गुड्स का व्यापार हुआ करता था। बालाकोट से पर्ल यानी मोती का व्यापार हुआ करता था, बैंगल और शेल बनाते थे। चन्नूदाड़ो से बीड्स, और बीड्स क्या होते हैं,
जो आपके जानवरों की बोन्स होती हैं, इनसे मोती जो होती है इनसे बनाया जाता था। बैंगल की फैक्ट्री मिलती है। मेजर एक्सपोर्ट जो होता था ये पोट्री का करते थे, बर्तन का, स्टेटाइट का, बीट का, क्योंकि आपको पता होगा हैंडीक्राफ्ट है हमारा फर्नीचर। किस किस कंट्री के साथ कौन कौन सा व्यापार है, यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल के आता है। सिल्वर का, गोल्ड का व्यापार कोलर कर्नाटका से होता था, अफगानिस्तान पर्शिया से। सिल्वर आपका अफगानिस्तान, पर्शिया, साउथ इंडिया से होता था। कॉपर का खेतड़ी राजस्थान से, कॉपर आज भी आपसे पूछा जाएगा भारत के अंदर तांबा सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है, खेतड़ी राजस्थान से। उसके बाद है टिन, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से व्यापार होता था। लापिस लाजुली और सफायर, ये क्या होते हैं, पन्ना, मोती जो होते हैं, पन्ना जो होते हैं उनका होता है। सफायर होते हैं आपके ब्लू सफायर और येलो सफायर। येलो सफायर हो गया पुखराज, ब्लू सफायर हो गया नीलम। इनका व्यापार किया जाता था अफगानिस्तान से। जेड, जेड होता है व्हाइट कलर का जो स्टोन होता है, जेड होता है सेंट्रल एशिया से। स्टेटाइट हो गया शहर शोकता है, किर्थर हिल अफगानिस्तान है बेसिकली। टॉर्कॉइज हो गया ईरान से, और एमेथिस्ट हो गया महाराष्ट्र। ये सारे के सारे क्या हैं, रत्न है ये, ठीक है, इनका व्यापार किया जाता था। आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा के अंदर स्टोन से इस्तेमाल किया जाता था। कॉपर को टिन के साथ मिलाया जाता था, जो ब्रॉन्ज, याद रखना ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनता है, कांसे जिसे आप कहते हो। बीड्स, या जिसे आप एक पीतल वाला जो संज्ञा देते हो, ठीक है, बीड्स और ज्वेलरी के बनाए जाते, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस मेटल के बीड्स बनाते थे। बीड्स यानी मोती जिसके अंदर छेद होता है बेसिकली। कॉटन का फैब्रिक इस्तेमाल करते थे गर्मियों में, और वूलन इस्तेमाल करते थे सर्दियों के अंदर इस्तेमाल करते थे। पोट्री प्लेन होती थी। रेड और ब्लैक वेयर यानी कलर करना इन्होंने शुरू कर लिया था। इसके अंदर पोट्री जो बनाया करते थे उसके ऊपर ये ह्यूमन के, प्लांट के, एनिमल्स के, इनके फिगर बनाए, पैटर्न बनाया करते थे। जो सील है, सील का मतलब होता है मोहर। कहीं भी आपने जब पोट्री व्यापार कर रहे हो तो एंट्री करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंप लगाना पड़ेगा ना। इससे स्टैंप को स्टेटाइट के या पिक्चर्स लिया जाते थे। पिक्चर्स किसे, वन हॉर्न के बुल, बफेलो, टाइगर, इनके पिक्चर्स लगाए करते थे बेसिकली। उसके बाद राइनोसोर, गोट, एलिफेंट के पिक्चर किस पे, सील पे, मोहर पे। जैसे हमारा स्टैंप होता है तो स्टैंप पे हम क्या लिखेंगे, प्रज्ञा IAS अकेडमी। ये क्या लगाते थे, उसमें अलग अलग जानवरों के पिक्चर लगाया करते थे अलग अलग जगह पे व्यापार करने के लिए। इंपॉर्टेंट सील पर आपकी पशुपति की सील मिली है, जो कि मोहनजोदाड़ो से। यूनिकॉर्न, वन हॉर्न राइनो, यूनिकॉर्न एक ना जैसे बछड़ा होता है ना, इस तरह का एक होता है यूनिकॉर्न, और उसमें एक ही वो होता है केवल, हाँ एक सिंग होता है, एक सिंगी सांड, हाँ एक सिंगी सांड बोला जाता है उसे। उसके बाद है इमेजेस, और वो तभी मिलते थे, इंडस वैली में ही मिलते थे, उसके बाद ये नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इमेजेस। ब्रॉन्ज की इमेज डांसिंग गर्ल की, यानी कि क्या करते थे, ब्रॉन्ज को पिघलाकर ये सांचों में डालते थे जिससे डांसिंग की इमेज बनाते थे। सोचो, यानी कि ब्रॉन्ज की, जैसे आपके पीतल की मूर्ति मिलती है ना, ये ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाया करते थे उस समय पर सांचे में डालकर। स्टोन के सेटाइट या बियर्ड मैन इनको मिला है। बियर्डेड मैन का मतलब होता है जिसका यहाँ पर दाढ़ी वाले, और उसके बाद यहाँ पर मोहनजोदाड़ो से मिले हुए हैं। टेराकोटा की फिगर यहाँ पे मिले। टेराकोटा क्या होती है, पकी हुई मिट्टी के फिगर मिले हुए हैं बेसिकली। उसके बाद इससे टॉय बनाते थे, टेराकोटा से टॉय बना रहे हैं वर्शिप के लिए। जो भी गॉडेस हो गई उनके पशुपति की इमेजेस बना रहे हैं, एनिमल की इमेजेस बना रहे हैं, टॉय कार्ड बना रहे हैं लकड़ी से। उसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर जो मेन फीमेल डाइटी है वो है उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी क्या है, इन्होंने एक विमेन दिखाई है, और विमेन की बॉडी से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया है, उसकी एम्ब्रायो से, ठीक है, पेट से पेड़ निकलता है, जिससे कहते हैं कि ये उर्वरता की, जीवन की देवी है बेसिकली। ये पिक्चर कहाँ से, ये कहाँ से मिली है, इमेज कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। तो आपसे पूछा जाता है उर्वरता की देवी की पूजा करते हो और कहाँ से मिली है, ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। चीफ मेल डाइटी जो थे वो थे प्रोटो शिवा या पशुपति। पशुपति जो है वो एक योगिक के स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं, और उनके चारों तरफ जो मिलेंगे यहाँ पर उनके 3 हेड और 2 हॉर्न दिखाए गए हैं। अब ऐसा माना जाता है क्या इन्होंने ऐसा देखा या कल्पना करी, इनके चारों तरफ एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो और 2 डियर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पशुपति के चारों तरफ कौन कौन से जानवरों की पिक्चर, इनमें से कौन सा जानवर पशुपति की पिक्चर के साथ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आया हुआ है। लिंगम और योनि की पूजा ये करते थे बेसिकली। पीपल की पूजा करते थे, बुल, बर्ड्स, डव, फाख्ता चिड़िया और पिजन की पूजा करते थे ये बेसिकली। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी टेम्पल का एविडेंस नहीं मिलता, यानी मंदिर यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलते हैं। फायर की ये पूजा करते थे, फायर अल्टार यानी जहाँ पर यज्ञ वेदी मिलती है, कहाँ से, लोथल और कालीबंगा से। ऐसा माना जाता है कि ये स्नेक की और फायर की पूजा करते थे। स्वास्तिक का सिंबल यहाँ पर मिला हुआ है, तो स्वास्तिक सोचो इंडस वाले सिविलाइजेशन से आज तक लेके स्वास्तिक चला हुआ आ रहा है। बरियल प्रैक्टिसेस जनरली, ये बरियल क्या है, अपने शव को ये जनरली 3 तरीके से करते थे खत्म। एक होता है जलाना, एक होता है दफनाना, और एक होता है जला के दफनाना। जला के दफनाना यानी उसके जो रिमेन होते हैं उनको दफनाना। तो बरियल के एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं। ये अपने बरियल्स को नॉर्थ से साउथ में दफनाते थे, नॉर्थ और साउथ में, यानी नॉर्थ में सिर रखेंगे और साउथ में पैर रखेंगे।
और अपने बरियल्स, इसे बोला जाता है मेगालिथिक पीरियड, महापाषाण काल। महापाषाण काल क्या है, मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। जब ये अपने शव नॉर्थ से साउथ दफनाते थे तो जहां नॉर्मन का सिर होता था ना, वहां पर ये बड़ा पत्थर लगाते, क्रिश्चियनिटी ऐसी है ना, तो ये बड़ा पत्थर लगाते थे जिससे पहचान सके कि यहाँ पर हमारे दफने हुए लोग हैं। जनरल प्रैक्टिस वर प्लेसिंग द डेड बॉडी इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मुझे उसके बाद है जो जनरल प्रैक्टिसेस होती है वो डेड बॉडीज को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बता दिया मैंने। मोहनजोदाड़ो के अंदर तीनों फॉर्म मिले, कंप्लीट यानी पूरी तरीके से जला देना, फ्रैक्शनल आधा जलाया, फिर बॉडी जो डेड बॉडी जो होते हैं ना, रिमेन्स होते हैं, उनको दफनाते हैं ना कुछ लोग, वो अपने वो बना देते हैं, रिमेन्स होते हैं, वो ज़्यादातर गाँव में होते हैं ये प्रैक्टिस। गाँव में तो ज़्यादातर होता है कि कह के जाते हैं कि भाई हमारे खेत में ही हमें जलाना, उसकी राख को यहीं छिड़क देना, और जो बोन्स हैं उनको रख देते हैं एक जगह पे, जो बड़े बुजुर्ग मरते हैं, और फिर उनका एक टावर टाइप का बना देते हैं। गांव के अंदर होता है ना, जिसे क्या बोला जाता है, वो पूर्वजों की होते हैं ना सारे, हाँ अभी भी होता है गाँव में, ट्रेडिशनल गाँव में भी होता है। उसके गंगा जी में बहा देते, वो सबसे बुरी चीज़ है, पोस्ट कहने नहीं चाहिए, बट हाँ ठीक है कि मतलब गंगा जी का भी एक हिस्सा पर्टिकुलर निकाल दें, हालांकि वहाँ पे पानी है उसके अंदर डाल दें, भाई गंगा जल में पवित्र करना है ना, तो इट इज़ नॉट कि सामने सीधे से अब तो सब जगह पे लीगल बना दिया गया, जगह बना दिया गया कि बस यहीं पे होगा। उसके बाद है पोस्ट क्रिएमेशन। उसके बाद बात करें कालीबंगा। कालीबंगा क्या है, यहाँ पे 2 फॉर्म्स के बरियल मिले हैं, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव, ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर ग्रेव मिले और सर्कुलर ग्रेव मिले। उसके बाद आ जाएगा आपका छोटा सा पॉइंट है बेटा, उसके बाद आपका सुरकोटड़ा से क्या क्या मिले हैं, बरियल्स मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं, यहाँ पर लोथल से डबल बरियल मिले हैं 2 लोगों को, यानी हस्बैंड वाइफ को, भाई भाई को, या जानवरों के साथ ये मिले हैं। उसके बाद हड़प्पा से, यहाँ पर हड़प्पा से ईस्ट वेस्ट एक्सिस में R37 और सीमेंट्री यानी कि उसे सीमेंटेड करके, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लेयर बना के बरियल्स मिले हैं। उसके बाद आ जाएगा स्क्रिप्ट। इसकी जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कौन सी है, पिक्टोग्राफ, यानी कि इन्होंने जो बनाया, जो भी स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें 400 वर्ड है, याद रखना, और ज़्यादातर वर्ड जो है वो पिक्चर बनाई हुई है, तो इसलिए ज़्यादातर ये पढ़ी नहीं जा सकती, कुछ वर्ड्स को पढ़ा जा चुका है। फर्स्ट सिंबल मोस्टली हर जगह पे रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज रिटन फ्रॉम द, अब याद रखना ये राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट लिखी गई है। इसका मतलब है कैसे लिखी गई है, हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे, हम लिखते हैं ऐसे, है ना। ये कैसे लिखते हैं, यहां से हटा दूं मैं इसे जरा, ये लिखते हैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऐसे लिखते हैं, याद रखना। और ये पूछा जाएगा आपसे। इसको पढ़ने की विधि क्या है, बेसिकली इसको पढ़ने की विधि है ब्रोस्टोफेडन। क्या है ये, दिस स्टाइल है बेसिकली, पढ़ा तो जा ही नहीं सका। इसको क्या कहते हैं, ब्रोस्टोफेडन। इस स्टाइल को क्या नाम दिया है, ब्रोस्टोफेडन। पूछा जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टाइल को, रिटन स्टाइल को, स्क्रिप्ट स्टाइल को क्या बोलते हैं, ब्रोस्टोफेडन नाम दिया है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आ जाता है लास्ट बट नॉट लिस्ट पे है कि आखिर ये खत्म कैसे हुई है। ये लगभग 1750 से आते आते ये सारी की सारी जो है वो डेक्लाइन हो जाएगी। डेक्लाइन कैसे है, ये अलग अलग थिंकर ने अलग अलग बोला है। व्हीलर, पिगट और गॉर्डन चाइल्ड ने बोला है कि बाहर से अटैक हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, इस वजह से खत्म हुआ। MR साहनी ने बोला है इन्यूडेशन, वहां पे खेती वेती सब खत्म हो गई है, बहाव हो गया, इस वजह से है। KVR कैनेडी ने बोला है एपिडेमिक्स आ गई थी, आपदाएं आ गई उसकी वजह से। मार्शल रेक्स ने बोला है टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई जिसकी वजह से खत्म हो गया, यानी कि अर्थक्वेक टाइप का आया होगा। मार्शल रेक्स ने, उसके बाद है ऑस्टिन और घोष ने बोला क्लाइमेट चेंज हुआ था, यानी फ्लड आई हुई होंगी। फेयर सर्विसेज ने बोला डिफॉरेस्टेशन, रिसोर्सेज कमी हो गई तो वो वहां से छोड़ के चले गए। उसके बाद मार्शल SR मैके ने बोला फ्लड आया था, सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है, फ्लड को सबसे ज्यादा फ्लड मानी जाती है। और उसके बाद GF हेल्स ने बोला है कि रिवर घग्गर ने, नदियों ने अपना कोर्स बदला जिसकी वजह से फ्लड आई होगी और ये सारा खत्म हो गया, तो सबसे ज्यादा फ्लड को उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। पहला, हड़प्पा सभ्यता को गेटवे ऑफ सिटी बोलते हैं, उनसे क्या क्या मिलता है। यहाँ पर मिला हुआ 6 ग्रेनरीज मिली है, प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, जो वर्कमैन हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं बेसिकली। स्टोन के सिंबल्स मिले, लिंगम और योनि के, वर्जिन गॉडेस मिली है यहाँ पर, मदर गॉडेस की पिक्चर मिली हुई है, वीट और बार्ले के एविडेंस मिले हुए हैं, कॉपर के स्केल मिले हैं, मिरर मिला है, वैनिटी बॉक्स जानते हो क्या होता है, मेकअप किट, लेडीज की जो मेकअप किट होती है ना वो मिली है यहाँ से। उसके अलावा डाइस मिले हैं, डाइस मीन्स होता है जो चौपड़ खेलते थे ना उसकी डाइस मिली है बेसिकली, चौपड़ होता है ना वो मिला है बेसिकली खेलने के लिए। स्कल्पचर के अंदर यहाँ पर डॉग एक डियर को चेज कर रहा है, उसकी मूर्ति मिली है ब्रॉन्ज की। न्यूड मेल मिला है, न्यूड डांसिंग फीमेल मिली है, तो इसका मतलब है उस समय पर वैश्यवृत्ति थी। रेड स्टोन के मेल टोरेजो मिले हैं बेसिकली यहाँ पर। उसके अलावा यानी पिक्चर्स मिले, इमेजेस मिले हैं, रेड यानी कि लाल मिट्टी के बने हुए।
मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड, ये पूछा जाता है बेटा गेट ऑफ सिटी किसे बोला जाता है, हड़प्पा को। माउंट ऑफ डेड किसे बोला जाता है, मोहनजोदाड़ो को। ब्लैक बेंगल, कालीबंगा को। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लैंडशायर ऑफ द इंडिया, हाँ लैंडशायर ऑफ इंडिया किसे बोला जाएगा, चन्नूदाड़ो को। जब पेपर करोगे ना तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। आज दे ही रखा है मैंने पेपर, है ना, हड़प्पा वाला और आगे वाला दे देंगे। ग्रेट बात हो गया, ग्रेट ग्रेनेरी हो कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से मिल रही है। प्रोटो शिवा की पिक्चर होगी, मदर गॉडेस की होगी। डाइस हो गया, मेसोपोटामिया की सील हो गई। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल होगी, स्टेटाइट्स की बियर्डेड मैन आपको मिला है। तो दैट इज यहाँ कहाँ से मिला है, बेसिकली माउंट ऑफ डेड मोहनजोदाड़ो से। कालीबंगा से प्लोड, दो ही चीज मेन आती है, एक तो ब्लैक बेंगल आता है और प्लोड फील्ड, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला, ये मेन आता है यहाँ से। बेंगल की फैक्ट्री मिली है, टॉय कार्ट मिली है। यहाँ पे फैक्ट्री सोचो, पूरी पूरी फैक्ट्री लगी हुई थी। समझ में आ गया? तो सोचो तुम लोग आज टॉय फैक्ट्री बनाने के बारे में सोचते भी नहीं हो, इन्होंने टॉय फैक्ट्री तब 5000 साल पहले बना ली थी। ठीक है, उसके बाद है चन्नूदाड़ो से इंपोर्ट लिपस्टिक, ब्रॉन्ज, टॉय कार्ट, लिप कलर। देखो है ना, तुम लोग आज कह रहे हो लिप कलर उस समय पर यूज करते थे। डॉग के पैर मिले हैं ब्रिक पर, केवल इकलौती, बेटा इसमें चन्नूदाड़ो में इकलौता आता है जिसके अंदर सीटाडेल नहीं था। ओनली सिटी विदाउट सीटाडेल, यानी सीटाडेल अपर और लोअर नहीं था, सिर्फ एक ही मिलता है यहाँ पर। उसके बाद टेराकोटा का ब्लू कार्ट मिला है। ब्लू कार्ट का मतलब है बैलगाड़ी, किसकी, मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी की बनी हुई। नेक्स्ट आ जाएगा दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, ब्रॉन्ज के इमेज चैरिटर मिला हुआ है। ऑक्स, एलिफेंट और राइनासोर एनिमल से रिलेटेड चीजें मिली है यहाँ पर। आमरी के अंदर राइनासोर के एक्चुअल रिमेन्स मिले। आलमगीरपुर से एक कपड़े पर पंजे के निशान मिले हैं, क्लियर है, इंप्रेशन मिले हैं क्लोथ पर, कि यानी कि ये इंप्रेशन रखते होंगे उस समय पर, है ना, किसी के भी इंप्रेशन मिले हैं यहाँ पर है। तो दिस इज ऑल। इसके बाद लोथल से क्या मिला है, लोथल को मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। लैंडशायर बोला है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, मानचेस्टर बोला है। मानचेस्टर ऑफ वर्ड क्या है, राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स और तुम लोग फाइंड आउट करो, है ना। ज्योग्राफी अभी हमने नहीं करी है तो शायद तुम्हें नहीं पता होगा, उन लोगों को पता होगा शायद। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर राइस के हस्क मिले हैं। डॉकयार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, लोथल से मिला है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ शिप आते हैं, शिप रुकते हैं, बेसिकली व्यापार होता है। यहाँ से थोड़ा सा साफ नहीं है, यहाँ पे वैसे मेन जो आ जाएगा वो टेराकोटा के फिगर है, इंप्रेशन क्लोथ पर मिले। मेनली जो आएगा वो डॉकयार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद रोपड़ से जो मिले है, स्टोन के और सॉइल की बिल्डिंग मिली है। डॉग बरीड है ह्यूमन के साथ, ये रोपड़ से मिला हुआ है। बनावली से ओवल शेप में, यानी कि जो रहते थे ये लोग ना, वो सीधे ना रहकर रेक्टेंगुलर में ओवल शेप में रहते थे, गांव मिलते थे ओवल शेप में, इस तरह से बसे हुए थे, ये मिलता है। सुरकोटड़ा से मैंने बताया था घोड़े की अस्थियां मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा इकलौती साइड है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड थी, जिसके अंदर इन्होंने 3 पार्ट में, यानी कि एक बिल्कुल कॉमन व्यक्ति हो गए, एक क्लैरेजी वाले और एक नॉवल वाले, उसके साथ साथ जाइंट वाटर, बड़े बड़े वाटर के रिजर्वायर मिले। इसका मतलब है इन्हें डैम प्रणाली अच्छे से समझ में आ गई थी, पानी को रोकना अच्छे से समझ में आ गया था। राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ी साइट आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और रंगपुर के अंदर से मिला है कि राइस को कल्टीवेट उस समय पर किया जाता था। तो ये सब हो गया आपका सारा, हमने आज जो खत्म किया है, मैसोलिथिक किया है, नियोलिथिक किया है, चाल्कोलिथिक किया है, मेगालिथिक किया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन किया है। एक बहुत बड़ा टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड, है ना, इट्स अ बिग टॉपिक विच वी हैव कंप्लीटेड। क्लियर है? धन्यवाद आप लोगों को सभी को, और बने रहिए प्रज्ञा इस एकेडमी के साथ।